अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है टेंसेस ऑफ वर्ब एंड देयर मूड्स के टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को। इससे पहले हमने पूरी डिटेल के अंदर टेंसेस को स्टडी किया है और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर स्टडी किया है। तो अगर तो आपको टेंसेस पहले से आते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं या टेंसेस से आप फेमिलियराइज नहीं हैं तो इस वीडियो से कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेंसेस सीख लिए हैं। ये बेसिकली एक सेल्फ एवेल्यूएशन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ताकि जो लोग जिनको टेंसेस आ गए हैं उनकी जो है वो असेसमेंट हो जाए कि उन्हें किस हद तक समझ आई है। व्यूअर्स देखें, जो लैंग्वेज है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि सिर्फ आप किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को या ग्रामर्स को सीख लेने से आप जो है उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। असल प्रोफिशिएंसी किसी भी लैंग्वेज की ये है कि आपका रिस्पॉन्स उसके अंदर ऑटोमेटिक हो, यानी लिखते बोलते हुए आपको सोचना ना पड़े रूल्स के बारे में। जैसा कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू है या कोई भी है, तो उसमें हम सोचते नहीं हैं रूल्स के बारे में, ना हमने कभी आज तक उसकी ग्रामर स्टडी की है। वजह यह है कि बचपन से लेके अब तक इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हमने उस लैंग्वेज की कि उसमें अब हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिक है, यानी हम प्रोफिशिएंट हैं उसमें, प्रोफिशिएंट स्पीकर हैं, प्रोफिशिएंट जो है राइटर हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमने ग्रामर जो है उसकी नहीं सीखी। इसी तरह इंग्लिश जिन लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है वो इसे सीख रहे हैं, तो सिर्फ ग्रामर को सीख लेने से या इसके रूल्स को सीख लेने से जो है बात नहीं बनेगी, जब तक कि आप इसकी एक एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो इसी लिहाज से हमारे चैनल पे जो है वो पढ़ाने का जो एल्गोरिथम है वो यही है कि हम जब भी किसी टॉपिक की थ्योरी को क्लियर करवाते हैं तो उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का एक सिलसिला शुरू करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को डबल बेनिफिट हो उसमें। एक तो ये है कि उनको प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, हेल्दी प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। दूसरा ये उनकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि जो उन्होंने पीछे टॉपिक कवर किया उसको उसकी किस हद तक आपको समझ आई है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी कम है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने थ्योरी को भी स्टडी करवाना होता है, तो कोशिश तो मेरी होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। तो जहाँ तक मुमकिन होता है मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने हर वीडियो के आखिर में रिकमेंडेड या सजेस्टेड बुक्स जो हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। उनके अंदर सॉल्व प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेज हैं। इनके अलावा भी आपको मजीद एक्सरसाइज भी करनी चाहिए तो आप उन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। उनके अंदर टॉपिक वाइज भी हैं और सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं। इन तमाम बुक्स के अंदर बुक्स के हवाले से थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। देखें, ये काफ़ी सारी बुक्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बुक्स हैं। फॉरेन ऑथर्स की भी हैं और हमारे जो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं उनकी भी हैं, इंडियन ऑथर्स की भी बीच में बुक्स शामिल हैं। तो उसमें आपने अपनी जो है रिक्वायरमेंट को देखना है, ठीक है। आप अगर बेसिक लेवल से सीखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो 8th ग्रेड या 10th ग्रेड जो है उसकी बुक लें। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और बेसिक्स आपकी क्लियर हैं, तो उसके लिए फिर आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक जो है उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक्स जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है, जो लोग इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझते तो उनको बेसिक्स यानी लेवल से 6th ग्रेड 8th ग्रेड यहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए और फिर जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो जाना चाहिए। तो इसमें ये बहुत सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स को इकट्ठा करके हम बार लगाने की या टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को लाइट रखते होते हैं, उसका तरीकाकार ये है, ईजिली अवेलेबल है ये सारी बुक्स। आप किसी अच्छे बुक स्टॉल पर जाएँ, वहाँ पे जाके इनको बुक्स को निकलवा के एक नज़र देख लें उनको, ताकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता चल जाए कि आपको इस लेवल की बुक चाहिए। तो एक वक्त में आप 1-2 बुक्स जो है उनको स्टडी करें, उनको कंसल्ट करें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप फिर नई बुक ले लें। वैसे जहाँ तक बुक्स की बात कर रहा हूँ तो वो उसमें जो टॉपिक की थेरीज है इंशाल्लाह उसके हवाले से आपको मज़ीद कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हम टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली करवा रहे हैं, उसमें कोई चीज़ रहने नहीं देते हम। फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता है कि लिमिट तो किसी चीज़ की नहीं होती ना, जितना मर्जी आप गहराई में चले जाएं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, आप इसको किसी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, जनरल इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो जो मटेरियल थ्योरी का यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इट्स एनफ, ठीक है। तो उसके बाद
जो है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के साथ उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। मजीद एक्सरसाइज आप करना चाह रहे हैं, आप फील करते हैं कि भाई आपके अंदर वीकनेस है, तो फिर आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं जस्ट एक्सरसाइज के लिए। इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारा जो है मटेरियल अवेलेबल है। मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जहाँ से मर्जी आप करें, टॉपिक को सीखें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी पुख्तगी आएगी लैंग्वेज के अंदर, और चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक आपके रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक यानी नेचुरल फ्लो होना चाहिए। बाद लोग जो हैं वो उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, लेकिन नेचुरल फ्लो नहीं होता लिखने में, बोलने में। उसकी वजह ये कि प्रैक्टिस नहीं हुई होती। वो एक उन्होंने वो ऑटोमेटिक सा वो ग्रामर के रूल्स तो सीख लिए होते हैं, लेकिन नेचुरल फ्लो नहीं है, वो प्रोफिशिएंसी का वो लेवल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा होता रीडर को पढ़ते हुए आपका लिखा हुआ। तो वो उसी तरह से डेवलप होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, इंटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव, ये रीडिंग भी करें। आप रीडर नहीं हैं तो आप अच्छे राइटर कभी भी नहीं बन सकते, चाहे जितने मर्जी आप इंग्लिश की किताबें पढ़ लें। तो रीडिंग भी बड़ी ज़रूरी है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जो भी आपको चीज़ मिले बस आप पढ़ते जाएं, सिलेबस की बुक्स पढ़ें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को रीडिंग का मसला नहीं है, उनका तो सिलेबस जो है इतना बड़ा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दोनों ही होता है। अगर वो अपने सिलेबस की बुक्स को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो रीडिंग मटेरियल काफ़ी उनको अवेलेबल हो जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस वीडियो की तरफ। इसमें हमने काम किस तरह से करना है। व्यूअर्स, टेंसेस हमने पढ़े हैं, उससे पहले हमने टेंसेस के मूड्स को भी डिस्कस किया है, तो ये कंबाइन एक वीडियो बना दी है ताकि इसमें टेंसेस भी क्लियर हो जाएं आपके और टेंसेस के मूड्स भी क्लियर हो जाएं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और इधर उनके आंसर्स दिए हुए हैं। अब आपने वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने स्टार्ट में ही टाइम दे दिया है। आपने जब स्क्रीनशॉट ले लेना है तो उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज को ज़बानी सॉल्व करना है। ये जो आंसर्स हैं इनको नहीं देखना है, इसके ऊपर हाथ रख लें, कोई चीज़ को कवर कर लें, छुपा लें। आप खुद से इनके आंसर्स लिखें। उसके बाद आपने यहाँ पे दिए गए आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। अगर आपकी एक आध गलती है तो इट मीन्स कि आपको टॉपिक की समझ आ गई है, क्लियर है आपका, आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको टॉपिक को मजीद समझने की ज़रूरत है, मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, टेंसेस को रिवाइज करें, मूड्स को समझें, फिर जो है वो बुक से या किसी और जगह से या इसी एक्सरसाइज को अगर आप समझें ज़रूरी तो फिर सॉल्व करें और फिर अपना रिजल्ट जो है वो आप देखें। जब तक एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपका अचीव नहीं हो जाता एक टॉपिक के ऊपर, उस वक्त आपने नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना। एक टॉपिक को कवर करें और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रिवीजन में आपको क्लियर होंगी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी एक आध गलती है तो इट्स ओके है, लेकिन अगर ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, जैसे 25 सेंटेंसेज है, इसमें 7, 8 या 10 फिक्रे आपके गलत हो गए हैं, तो इसका मतलब है अभी आपको टॉपिक की समझ नहीं ठीक तरह से आई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। आइडेंटिफाई द वर्ब्स, देयर मूड्स एंड टेंसेस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी, एक सेंटेंस है, उसके अंदर आपने पहली बात तो चीज़ है आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा वर्ड एज ए वर्ब यूज हो रहा है। फिर आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो वर्ब यूज हुआ है इसका मूड कौन सा है, ये इंडिकेटिव मूड में यूज हुआ है, ये सब्जेक्टिव मूड में यूज हुआ है, या ये इंपेरेटिव मूड में यूज हुआ है। आपने मूड को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ब की फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, इस लिहाज से ये टेंस कौन सा बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक आंसर दिखाता हूँ, जैसे ये फर्स्ट आपका जो सेंटेंस है उसी का आंसर बता रहा हूँ कि इसमें एक वर्ड, यानी ये वर्ड होंगे हैव हर्ड, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये पहला वर्ड जो है ये आपको निकाल के दिखा दिया गया कि ये वर्ब है, इसमें इसका मूड कौन सा है, इंडिकेटिव है, और टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि ये सेंटेंस नंबर 23 है, इसमें न्यू जो है ये आपका वर्ब है, ये इंडिकेटिव मूड में है और सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस तरह ये आपके ट्रिपल आपको बेनिफिट है। आपने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, वर्ब है कौन सा, उसका मूड कौन सा है और फिर टेंस कौन सा बन रहा है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, आपकी बड़ी अच्छी एवेल्यूएशन हो जाएगी कि किस हद तक आपको टेंसेस की समझ आ गई है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको वीडियो को देख लेने के बाद जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रैक्टिस का जो मसला होगा टेंसेस का वो क्लियर हो चुका होगा। आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपने अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करना है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।